डिस्कस करना है व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट. Then we will discuss the role of cytoplasm. हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कि कोई भी सेल जो है उसका जो लिविंग पार्ट है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है. लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म जो है इसमें दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक है साइटोप्लाज्म. अब हम इसी पे डिस्कशंस करते हैं कि इसका रोल क्या हो सकता है. जहां तक हमने पढ़ा हुआ है साइंस, जब से हम पढ़ रहे हैं हमें बताया गया है कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होती है और डीएनए जो है वो जीन से बनी होती है. सो जीन जो है ये कुछ फंक्शन कंट्रोल करते हैं. तो न्यूक्लियस का तो हम ये कह सकते हैं कि रोल है. तो फिर साइटोप्लाज्म का क्या रोल है? उस हद तक अगर बात हो जाए कि यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिस है फिर तो ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिस फंक्शन परफॉर्म कर रही है. इसके अलावा अगर बात की जाए तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है कुछ प्रोटीन होते हैं. वो क्या करते हैं? दे हैव द एबिलिटी टू स्विच ऑन या स्विच ऑफ द जीन्स. वो जीन्स को स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कर सकते हैं. इस वजह से साइटोप्लाज्म का भी रोल हुआ. अब हमें प्रूफ चाहिए कि ऐसा क्या रोल है जो न्यूक्लियस प्ले कर रहा है. इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था एक एल्गी पे जो यूरोपियन सी वाटर में पाया जाता है. 2 to 3 इंच लॉन्ग होता है. इसमें दो स्पीशीज है, एक है एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया. एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया इसका जो हेड है ये अम्ब्रेला शेप होता है. एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया, एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया ये अम्ब्रेला शेप हेड है. जबकि दूसरी एल्गी जो है वो एसिटाबुलेरिया क्रीन्युलेटा है. लेकिन इसके जो हेड है ये इर्रेगुलर है. ये है एसिटाबुलेरिया क्रीन्युलेटा. अब इस एल्गी में अगर स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो ये इसका बेस रीजन होता है, ये इसका स्टॉक रीजन होता है और ये इसका हेड रीजन होता है. एक का अम्ब्रेला शेप है और दूसरा जो है वो इर्रेगुलर है. लेकिन अगर इसका न्यूक्लियस देखा जाए तो न्यूक्लियस इसके बेस रीजन में पाया जाता है. एल्गी तो एल्गी है, इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो नहीं है. लेकिन यहां पे वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इसको थोड़ा बहुत जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं हेड, इसका स्टॉक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और बेस में. तो यहां पे एक्सपेरिमेंट में वो कहते हैं कि अगर आप इनके हेड को काट दें, जब आप इसको हेड को काट दें तो इनको डिस्कार्ड कर दें. डिस्कार्ड मीन खत्म करना, फेंक देना. फेंक दें. फिर सेकंड स्टेप में क्या कर लें, इनकी जो स्टॉक लाइक पोर्शन है ये वाली, इस स्टॉक लाइक पोर्शन को एक्सचेंज करा दें. इसका स्टॉक लाइक पोर्शन इधर लगा दें और इनका स्टॉक लाइक पोर्शन इधर लगा दें. यहां आपको मैं यहां पे दिखा देता हूं. ये उन्होंने क्या किया, इसका एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया इसका ऑलरेडी बेस है, लेकिन इन्होंने स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर किसका लगाया,
एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा का लगाया। और यहां पे एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा जो है, इस पे इन्होंने क्या, स्टॉक जो है वो एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया का लगाया। ग्रोथ कहां से हो रही है? ग्रोथ इधर ही कंटिन्यू होगी। सो अगर ये स्टॉक एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा का है तो फिर तो चाहिए हेड भी एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा का बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके ऊपर जो हेड है वो एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया का बना। यहां पे जो हेड है वो एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा का बना। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह ये निकली कि इसका जो न्यूक्लियस है वो चूंकि बेस पे पाया जाता है और न्यूक्लियस ही सारी इंफॉर्मेशन, सारी प्रॉपर्टीज ये कंट्रोल कर रहा था। तो ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि वाकई न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं कैपिटल या ब्रेन ऑफ अ सेल, दे कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑफ ए सेल। न्यूक्लियस कर रहा है। अब हम दूसरे एक्सपेरिमेंट प्रूव करेंगे साइटोप्लाज्म का क्या रोल है। इसमें इन्होंने इस तरह किया कि एलजी है, इसकी दो स्पीशीज है। एक स्पीशीज का नाम है एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया। एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया एक ऐसी एलजी है कि जिसका हेड जो है वो अम्ब्रेला शेप होता है, और ये है एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा। इसका जो हेड होता है वो इर्रेगुलर शेप होता है, और ये एक सिंपलिस्ट एलजी है। दो डिफरेंट स्पीशीज है लेकिन जीनियस सेम है, एसिटाबुलेरिया। ये मेडिटेरेनिया हुआ और वो क्रेन्युलेटा हुआ। इन्होंने कहा कि बेस में इसका न्यूक्लियस है, फिर स्टॉक है, फिर उसके बाद हेड है। अगर हम इस तरह कर लें कि इन दोनों की हेड को काट के पेंग दें, फिर उसकी न्यूक्लियस से ऊपर जो स्टॉक पोर्शन है, उस स्टॉक पोर्शन जो है, उसकी स्टेम लाइक पोर्शन है, उसको हम काटने के बाद एक्सचेंज कर दें। यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे हमने एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा का लगा दिया और वहां पे हमने एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया का लगा दिया। चाहिए तो ये था कि हेड जो है वो तो इससे एक्सटेंशन कर रहा था, वो तो हमें क्रेन्युलेटा वाला हेड वो चाहिए था कि वो बना देते, लेकिन चूंकि इंस्ट्रक्शन तो बेस से आ रही थी, इस वजह से इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे वो अम्ब्रेला शेप बना, और यहां पे वो इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे इर्रेगुलर शेप बना। क्लियर? व्हाट इज द रोल ऑफ साइटोप्लाज्म? याद रखिए, हमारे साथ एक होता है क्लियर साइटोप्लाज्म, एक होता है येलो साइटोप्लाज्म, एक होता है ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म। एक होता है ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म। ये असल में है क्या चीज? साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, पिगमेंट कलर्स होते हैं। वो कलर असल में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं जो कि पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। क्लियर साइटोप्लाज्म का मेन काम क्या है? लार्वल एपिडर्मिस बनाना। येलो साइटोप्लाज्म का मेन काम क्या होता है? मसल डेवलप करना। ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म का काम है गट डेवलप करना, और ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म का काम है नोटोकॉर्ड डेवलप करना। What is a cytoplasm? That is a crescent-like structure. कहते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे साथ एम्ब्रियो है, और इस एम्ब्रियो के बिल्कुल सेंटर में एक ग्रे कलर का साइटोप्लाज्म पाया जाता है।
ये ग्रे कलर का साइटोप्लाज्म है जो कि इसकी सेंटर में पाया जाता है। किसकी वो बात कर रहा है? वो फ्रॉग की बात कर रहा है कि फ्रॉग जो है ज़ायगोट, फ्रॉग या उसका जो ज़ायगोट अगर आप ले ले इस एम्ब्रियोनिक स्टेज में जिस वक्त वो ब्लास्टुलेशन कर रहा है, तो उसमें एक क्रीसेंट शेप स्ट्रक्चर नजर आता है इसके सेंटर में। ये अगर इक्वली डिवाइड हो जाए, एक्सपेरिमेंटली हम इसको दो ब्लास्टोमर में डिवाइड करें, डिवीजन के बाद इन दोनों से अलग अलग ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे, दोनों से ऑफस्प्रिंग जो है वो बन जाएंगे। ताले पिश गम को सबर का। अच्छा, यहां पे अगर हम दूसरा ले ले, अगर हम यहां पे दूसरा ले ले और इसका जो साइटोप्लाज्म है हम एक्सपेरिमेंटली उसको ऐसे डिवाइड कर ले कि इनमें उसके पास साइटोप्लाज्म वाला पार्ट ना आ जाए। तो साइटोप्लाज्म का पार्ट ना आने की वजह से ये थ्रू आउट मरूला ही रहेगा और ये ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। मीन कि जो साइटोप्लाज्म है ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है एक सेल का। वो सेल की जो जीन्स है उसको ऑन ऑफ कर रहा है। कहते हैं कि फ्रॉग जो है जिसका ज़ायगोट बन जाए तो उसके बाद जो वो ब्लास्टुलेशन कर रहा है तो इसमें क्रीसेंट लाइक स्ट्रक्चर बनता है विच कंसिडर्ड टू बी द साइटोप्लाज्म। उस क्रीसेंट लाइक स्ट्रक्चर्स का काम क्या होता है? वो साइटोप्लाज्म ये है कि वो डिफरेंशिएशन करता है, सेल्स को ऑर्डर इशू करता है कि आप ये काम करें। तो यहां पे कहते हैं कि अगर हम इसको ज़ायगोट के टाइम पे, ज़ायगोट सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल है कि नहीं है, अगर हम इसको ऐसी डिवाइड कर लें जिस वक्त हम कहते थे ना कि सेंटर में काट दिया जाए ब्लास्टोमर बन जाए, तो सेंटर में काटने के बाद जो है दो ऑफस्प्रिंग फिर बनेंगे। लेकिन अगर ऐसे काटा जाए कि ये जो सेंटर पार्ट साइटोप्लाज्म ना आ जाए तो वो स्प्रोट मरूला ही रहेगा और ये ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। एक बात और वो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस वक्त oocyte होता है तो oocyte जो है फर्स्ट दो सेकेंडरी डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, प्राइमरी oocyte जिसे कहते हैं। प्राइमरी oocyte जो है फिर सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी oocyte से एक ओवम बन जाता है और तीन पोलर बॉडी बन जाती है। ये पोलर बॉडी क्यों डिजेनरेट हुई, वजह क्या थी? क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म नहीं था। ये आपके साथ ओवम क्यों आगे फर्टिलाइजेशन से ज़ायगोट बना दिया? साइटोप्लाज्म था। तो साइटोप्लाज्म हैव अ रोल। क्लियर? नोट कर लिया जी? कौन सा वाला? रोल ऑफ साइटोप्लाज्म ये है कि जिस वक्त ज़ायगोट होता है तो ज़ायगोट एक सिंगल सेल होता है, इसमें सेंटर में नेसुस पार्ट होता है क्रीसेंट शेप का, वो उसका साइटोप्लाज्म कहलाता है। अगर हम इस साइटोप्लाज्म को, इस ज़ायगोट को दो पार्ट्स में पीसी में डिवाइड कर लें कि दोनों डॉटर सेल्स में साइटोप्लाज्म आ जाए तो वो दोनों से एम्ब्रियो बनेंगी क्योंकि साइटोप्लाज्म था। लेकिन अगर हम ऐसे तरीके कार से काट दें कि एक में साइटोप्लाज्म आ जाए दूसरे में ना हो, ये डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म है जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सालती मला पता कि चाहता विदारी है कने मस्ता उस्ता विदारी वाय ऑर्डर के वे सुको। अस्सलाम वालेकुम। हाँ hazır ठीक है। hazır dersi kenar dersi del अपना
नोट कर लिया जी। ना ना, अलग 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 अलग, और उसके अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स, ग्रे वेजिटल डिफरेंट स्पीशीज से इसको आइसोलेट किया गया ना, तो उसके अंदर डिफरेंट पिगमेंटेड सब्सटेंस पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम एक दूसरी वर्ड डिस्कस करते हैं। ला बियला बियला अच्छा लिसन, इधर इसी के साथ एक दूसरा दिया हुआ है, ट्राइटन टीनिएटस, ट्राइटन टीनिएटस और ट्राइटन क्रिस्टेटस। ये ट्राइटन टीनिएटस और ट्राइटन क्रिस्टेटस न्यूट जो है, न्यूट सैलेमेंडर, इसकी दो स्पीशीज है और ये सीमी इक्वेटिक होते हैं। ट्राइटन टीनिएटस ये असल में पिगमेंटेड होता है और ये नॉन पिगमेंटेड होता है। अब हमने इस नॉन पिगमेंटेड को पिगमेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है? अगर हम इसका थोड़ा सा मेसोडर्म का पार्ट हम एक्सचेंज कर दें, किसको दे दें? इसकी ज़ायगोट को दिया जाए, तो इसकी ज़ायगोट से जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो कौन से होंगे? पिगमेंटेड होंगे। क्या? ट्राइटन टीनिएटस, ट्राइटन क्रिस्टेटस। ये ट्राइटन है जीनस, क्रिस्टेटस और टीनिएटस है स्पीशीज। न्यूट है एक ऐसा स्पीशीज जो कि थोड़ा बहुत अरसा जो है वो पानी में गुजारता है और बाकी जमीन पे होता है। ये जो वो नहीं होती दीवारों पे चपली वगैरह, उसी की तरह होता है, लेकिन ये साइज में बड़ा होता है जी। कुछ पिगमेंटेड होते हैं और कुछ नॉन पिगमेंटेड होते हैं। बुक किस्ता। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर रहते जी जी। 2 بجوله خبرات مشكلة شنو؟ دغه چې اسه زه لکه مسله ده، ځکه چې زه لکه زما د حیدرآباد ته پورې زمونږ هاسپټل کې ماشوم داخل دی، نو هغې ډاکټرانو سره د هغه وي زه یې له 2 بجې ته فارغه شم، نو بیا روان شو 2:30 ته به رسېدی شم. حضرت سو پوگانے ہے لگ بسو والے لگ بتا سو والے زر صحیح اوکے اوکے السلام علیکم. अच्छा, सो ये सैलेमेंडर जो है, अगर हम इसकी पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड, यहां पे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में थोड़ा सा इसको क्लियर वाज़ेह उन्होंने बयान किया हुआ है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है क्या चीज? पहले तो इंडक्शन को समझे। व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन मीन किसी चीज को ट्रेन करवाना, किसी बंदे को ट्रेन करवाना ताकि वो आगे खुद जो है फिर ये फंक्शन परफॉर्म कर सके। दैट्स कॉल्ड इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन पे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था? हैंस स्पेमन और हेल्डमैन गोल्ड। इन्होंने 1920 में कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, उस पर जरा गौर करें। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इस एक्सपेरिमेंट में 3 लेयर्स है। एक लेयर है एक्टोडर्म, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। दूसरा लेयर होता है मेसोडर्म, इस पे भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं।
और तीसरा लेयर है एंडोडर्म। पढ़ा हुआ है इनको। एक्टोडर्म जो है किस चीज को डेवलप करता है? स्किन और नर्वस सिस्टम। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे करें कि इसका जो मेसोडर्म है वो हम एक्टोडर्म जो है वो निकाल दें, तो एक्टोडर्म को डिस्कार्ड करने के बाद जो रिमेनिंग एम्ब्रियो है, क्या वो ऑफस्प्रिंग विद नर्वस सिस्टम डेवलप कर सकेगी या नहीं? सो ये हमने वापस एंडोडर्म along with मेसोडर्म ये हमने वापस छोड़ दिया। छोड़ने के बाद यहां पे जब हमने ऑब्जर्व किया, सो नो स्कल या नर्वस सिस्टम, ये इसका ब्रेन या नर्वस सिस्टम नहीं बना। तो ये बात तो प्रूव हुई कि एक्टोडर्म ना होने की वजह से ये नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता। सेकेंड एक्सपेरिमेंट वो ले लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड में वो क्या कहते हैं? सेम एक्टोडर्म को लेते हैं, having a remaining part including mesoderm and as well as endoderm। लेकिन यहां पे वो क्या कर रहे हैं जी? बाबा है कोई अंदर? होता है ये पंख आन का ये वाला बटन आन के तालिबान जमाना वेना नमक की नमक तैयार ना सीधा से। अच्छा लेसन, यहां पे वो क्या कर रहे हैं? एक्टोडर्म को पहले काट के और उसके बाद इसका मेसोडर्म निकाल लिया। मेसोडर्म निकालने के बाद, मेसोडर्म को रिमूव करने के बाद एक्टोडर्म्स के ऊपर दोबारा एंडोडर्म्स के ऊपर दोबारा एक्टोडर्म को रख लेता है। यहां पे अब सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म्स है। अब क्या होगा? नर्वस सिस्टम बनेगा या नहीं बनेगा? कहते हैं कि यहां पे पोरली डिवेलप्ड नर्वस सिस्टम या मी बी एब्सेंट हो सकता है, एब्सेंट हो या हो सकता है पोरली। बाद में पोरली डेवलप हुआ और बाद में जो था एब्सेंट रहा। एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड पे वो क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में वो इस तरह कर लेते हैं कि यहां पे दो एम्ब्रियोस को उठाते हैं। ये तो हमारे साथ एक्टोडर्म है, ये हुआ इसका मेसोडर्म, और ये हो गया इसका एंडोडर्म। अब यहां पे दो एम्ब्रियोस को लिया जा रहा है। दो एम्ब्रियो में वो अब यहां पे क्या कर रहे हैं? इनका जो मेसोडर्म है, इसकी मेसोडर्म पार्ट्स को यहां पे एक्सचेंज करवाया जाता है। जिस तरह कि हमने पढ़ लिया ना कि ट्राइटन टेनियटस और ट्राइटन क्रेस्टेटस नॉन पिगमेंटेड से पिगमेंटेड कैसे बना। सेम मेसोडर्म के टाइम पे इन्होंने इनको आपस में एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करने के बाद ये एक्टोडर्म तो अपनी जगह पे ठीक है, और ये एंडोडर्म है। और यहां ये हुआ मेसोडर्म। इन्होंने क्या किया?
कि मेसोडर्म का इसका जो हिस्सा है इनके साथ अटैच किया, ट्रांसप्लांट किया, और इसका इनके साथ जो है ट्रांसप्लांट कर लेता है। तो यहां पे दो मेसोडर्म बन गए। अब इनको इन्होंने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद इनसे साइमीज बने। साइमीज क्या चीज है? सिंगल बॉडी विद टू स्कल, दैट इज कॉल्ड एज साइमीज। मीन्स कि ऐसी बॉडी जिनमें स्कल दो हो लेकिन रिमेनिंग बॉडी एक सिंगल, दैट्स कॉल्ड साइमीज। साइमीज। अब इसी एक्सपेरिमेंट को फिर बाद में एक दूसरा साइंटिस्ट है, उसका नाम है जे हॉल्ट फ्रेटर, वो परफॉर्म कर रहा है। क्या? पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड, कॉमन वर्ड्स है कलरफुल स्किन एंड कलरलेस स्किन। सो कलरफुल स्किन जिसका है, अगर उसका थोड़ा सा मेसोडर्म हम दूसरे ऐसे सैलेमेंडर की लार्वा में ट्रांसफर कर दें जो पहले कलरलेस था, अब कलरफुल बनेगा। सेम केस उन्होंने क्या किया कि दो एम्ब्रियोस की मेसोडर्म के आधे आधे पार्ट्स को एक्सचेंज करने के बाद साइमीज क्यों बनी। अब इसी पे बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लास्ट उस तक जो है वो अभी गौर करें इस पे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो जे हॉल्ट फ्रेटर ने परफॉर्म किया था। जे हॉल्ट फ्रेटर ने परफॉर्म किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो 3 लेयर्स है, जिसमें एक है एक्टोडर्म, दूसरा है मेसोडर्म और तीसरा है एंडोडर्म। ये 3 लेयर्स हैं। अगर इस तरह किया जाए कि एक बीकर लेके उस बीकर में कुछ सॉल्वेंट लिया जाए, सॉल्वेंट लेने के बाद इनका जो एक्टोडर्म और इनका जो मेसोडर्म है, यहां इनको इस लिक्विड मीडिया में प्रेस किया जाए, इस सॉल्वेंट के अंदर प्रेस किया जाए। इस एक्टोडर्म और इस मेसोडर्म को यहां प्रेस करने से, अगर हम इस तरह करें कि मेसोडर्म को अब दोबारा फेंक दें और इस एंडोडर्म के ऊपर हम एक्टोडर्म को वापस रख दें, मेसोडर्म दरमियान में से मुकम्मल तौर पे निकाल दें, तो अब क्या इसका स्कल या नर्वस सिस्टम बनेगा। स्कल या नर्वस सिस्टम इज डेवलप्ड। ऐसे क्या वजह थी कि हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में पढ़ लिया था कि मेसोडर्म के बगैर पुअरली डेवलप था या नहीं बना, लेकिन अब मेसोडर्म के बगैर भी बना। तो इसमें जे हॉल्ट फ्रेटर कहता है कि इस मेसोडर्म ने इस एक्टोडर्म को एक मैसेज कन्वे किया, एक मैसेज कन्वे किया, एक, और ये मैसेज मैसेंजर लेके जा रहा था, और ये मैसेज जो मैसेंजर कैरी कर रहा है, इसमें 3 रीजन हो सकती है। रीजन नंबर 1, एक सेल ने पानी या मीडियम में रिलीज किया और दूसरे सेल के रिसेप्टर ने रिसीव किया। दूसरा रीजन कहता है कि नहीं, सेल टू सेल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट फॉर्म में इनके जो सेल्स रिसेप्टर्स है वो पाए जाते थे, तो इस तरह हुआ। तीसरा कहता है कि ऐसा नहीं है, असल में इनके सेल कनेक्टेड है प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से, तो उस प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से ये एक दूसरे को मैसेज कन्वे करते हैं। लेकिन आगे इस एक्सपेरिमेंट को एमनायू ने रिपीट किया था, और एमनायू कहता है कि मैंने सबसे पहले
इस मीडियम में जहां पे एक्टोडर्म और मेसोडर्म है, मैंने इस मीडियम के अंदर जो है डीएनएज एंजाइम को डाल दिया कि अगर इन केस ये मैसेज डीएनए की फॉर्म में है तो डीएनए को डीएनए डिस्ट्रॉय करेगा, तो उसको मैसेज नहीं मिलेगा, तो वो ब्रेन डेवलप नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद में इसने ब्रेन डेवलप किया। सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, आरएनए एंजाइम को डाल दिया कि अगर इन केस ये मैसेज आरएनए की फॉर्म में है तो इस मैसेज को रोकने के लिए यहां पे मैं आरएनए एंजाइम डाल देता हूं। अगर आरएनए है तो डिस्ट्रॉय करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो डेवलप हुआ। थर्ड स्टेप में उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम को डाल दिया। अब इस प्रोटीएज एंजाइम्स की वजह से वो जो सिग्नल जा रहा था वो डिनेचर हुआ और इन्होंने नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं किया। सो ये बात प्रूव हुई कि एक जो मेसोडर्म है ये असल में कुछ मैसेज इस एक्टोडर्म को पहुंचाती है ताकि आप अपनी इनिशिएशन स्टार्ट कर लें। और ये मैसेज जो है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन जिसको मार्फोजेंस कहते हैं, वो उसकी फॉर्म में होता है। दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। मीन आपका एक्टोडर्म तब तक नर्वस सिस्टम, तब तक ब्रेन, तब तक स्कल, तब तक ये स्किन नहीं बना सकता जब तक मेसोडर्म के सेल एंटर ना हो जाए। सो अगर देखा जाए, हमने जब ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ी या उसकी जो जर्नल, उसमें जिक्र हुआ था अ सेल एंटर इनटू द प्रिमिटिव स्ट्रीक टू स्टार्ट टू इनिशिएट द ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए। वो सेल्स किसकी तरफ से आया था? वो मेसोडर्म का सेल था, वो वहां पे आया हुआ है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन इसको कहते हैं। जी, किसकी? यहां पे कहते हैं कि अगर हम इस तरह कोई मटेरियल ले लें कि हम एक्टोडर्म मेसोडर्म को प्रेस कर लें और मेसोडर्म को फेंक दें, एक्टोडर्म को वापस एंडोडर्म पे रख दें, तो उससे ब्रेन डेवलप हो जाएगा। वो इसलिए कि मेसोडर्म ने इसको कुछ मैसेज कन्वे किया और वो मैसेज किस फॉर्म में था? डीएनए की फॉर्म में था या आरएनए की फॉर्म में था या प्रोटीन की फॉर्म में था, ताकि उसको कहा जाए कि आप अपनी प्रोडक्शन शुरू कर लें। समझ आ गई बात हो? अच्छा, ऑलरेडी हम इसकी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। व्हाट इज मीन बाय एक्टोपिक प्रेग्नेंसी? एक्टोपिक प्रेग्नेंसी कौन सी प्रेग्नेंसी होती है? प्रेग्नेंसी which take place outside of the uterus. It may be an oviduct, an cervix region, an ovary, etc. They directly lead to the abortions or it may lead to the miscarriage. क्योंकि वो आगे जो है वो डेवलपमेंट नहीं पा रही। अगर यूटेरस में होती तो यूटेरस इसके लिए प्लेसेंटा अरेंज कर लेता, लेकिन चूंकि ये तो कहां पे हो रही है, ये इन अदर पार्ट, तो यहां पे तो प्लेसेंटा बन नहीं सकता। तो इस तरह की प्रेगनेंसी जो है उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। बाज़-औक़ात वैसे केसेस होते हैं तो मैरिड फीमेल जो होती हैं उनको एब्डोमिनल पेन होता है। अक्सर डॉक्टर जो है उनको फिर इसके लिए गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, वो उसको मेडिसिन देते हैं। लेकिन जब तक अल्ट्रासाउंड ना क्या हो, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसी कंडीशन आती है कि वो पेन असल में इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से हो चुका है। वो ज़ायगोट जो है वो बना है सर्विक्स में, ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब के अंदर या इन्फेंटिब्यूलम के अंदर या ओवरी के अंदर। इसकी वजह से फिर वो सीवियर पेन हो रहा है, क्योंकि वो तो आगे फिर ग्रोथ करेगा। सो अब उसको प्लेसेंटा चाहिए, प्लेसेंटा यहाँ पे नहीं बन रहा, तो ये एबॉर्शन करवाना पड़ती है। सो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं।
लिखिए नहीं बस थे। जी हाँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी तो हुआ ओविडक्ट में रिलीज हुआ था। अब वो ओविडक्ट में है तो स्पर्म आएगा, फ्यूज होगा और उसका इम्प्लांटेशन होगी। लेकिन कुछ अगर ऐसी सिचुएशन है कि ओवा नॉट प्रेजेंट इन ओविडक्ट, दैट्स प्रेजेंट इन ओवरी और इन्फंडिब्यूलम या फंडस पार्ट या सर्विक रीजन में आ चुकी है, तो फिर जाहिर बात है इम्प्लांटेशन की पॉसिबल नहीं होती। हाँ, काज ये है कि ओवरी जो है हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से या सिलिएटेड नॉन सिलिएटेड जो म्यूकोसा है उनकी वजह से वो ओविडक्ट में रिलीज नहीं हुआ, या वो स्टे कर गया ओवरी के अंदर, या ओवरी से वो इन्फंडिब्यूलम में आया या वो फंडस में आया, लेकिन आगे वो प्रमोट नहीं हुआ ताकि उसको पुश किया जा सके, ओविडक्ट तक लाया जा सके। इस वजह से फिर मसला आ जाता है। हाँ, ये वाला ला रहा हूं। कसे वलिकेने बर्मीदा केमिस्ट्री तरह केमिस्ट्री के दोनों पर शौक नाश से, फिजिक्स के पर शौक नाश से, द बॉटनी के शौक नाश से, जोलॉजी चुशी ने समला मारते हैं दिली के नहीं। चुप चुप। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन पे आते हैं। हमने डिस्कस किया हुआ है कि फीमेल जो है इसकी बॉडी में अ पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, और ये ओवरी जो है ये ओवर रिलीज कर रही हैं, और ओवर जो है ये ओविडक्ट में आता है, और ओविडक्ट के बाद जो है इसकी इम्प्लांटेशन होती है एंडोमेट्रियम के अंदर। इम्प्लांटेशन के बाद इसकी फर्दर ग्रोथ जो है ओविडक्ट में होती। सो यहां पे जो न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रही है इसको क्राउन रम्प मेजरमेंट कहते हैं। इस वक्त एम्ब्रियो जो है वो 22 मिलीमीटर या लेस देन 1 इंच होती है। इसकी तरफ से एक कार्ड डेवलप होता है, उस कार्ड को कहते हैं अम्बिलिकल कार्ड। ये बीबी के तरफ से अम्बिलिकल कार्ड होता है, और मदर की तरफ से प्लेसेंटा होता है। ताकि बीबी को जो है इसको नारिश किया जा सके। अब इस प्लेसेंटा का काम क्या है? प्लेसेंटा जो है दो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। एक है प्रोजेस्टेरॉन, एंडोमेट्रियम की एक्सटेंशन है। ये जो मैंने ब्लैक ड्रा किया है ये प्लेसेंटा है, ये जो है ये एंडोमेट्रियम है। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दो किस्म के हार्मोन रिलीज कर रहा है प्लेसेंटा। इन दोनों का काम क्या है? सस्टेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को सस्टेन किया जाए। 9 मंथ का जो गेस्टेशन पीरियड है उसको सस्टेन किया जाए, एक काम जो है उसका ये है। सेकेंड काम इसका क्या है? सेकेंड काम इसका है कि दे फिल्टर द फ्लूइड्स पासिंग फ्रॉम fetus
toward mother or from mother toward fetus। इस दोनों को वो फिल्टर करेगा। इसका काम ये है कि जब कोई फ्लूइड सिवाय रेड ब्लड सेल के वो यहां से गुजर रहा है, फीटस की बॉडी में आ रहा है, उसको वो सस्टेन कर ले, उसको फिल्टर कर ले कि कहीं यहां पे कोई रेड ब्लड सेल ना चला जाए। बाकी वो इसकी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, साल्ट, ये सारी चीजें पास कर रहा है और ऑक्सीजन भी इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। फीटस की तरफ से जो है वो जो यूज हार्मोन हो चुके हैं, इसके अलावा जो यूरिया बन चुका है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है, ये सारी चीजें जो है वो प्लेसेंटा के जरिए से मदर की बॉडी में आएगी, क्योंकि वहां से फिर मदर ही जो है इसको एक्सपेल करेगी। और ये जो अम्बिलिकल कार्ड है ये बना हुआ है टू अम्बिलिकल आर्टरी से, टू अम्बिलिकल आर्टरी से और टू सिंगल अम्बिलिकल वेन। एक अम्बिलिकल वेन है और दो अम्बिलिकल आर्टरी है। इससे अम्बिलिकल कार्ड बना होता है, रोब लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। जिस वक्त पैदाइश होती है तो पैदाइश के टाइम पे ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये बाहर आता है। बर्थ के टाइम पे ये सारा का सारा सिस्टम बाहर आएगा और अम्बिलिकल कार्ड को यहां पे काट दिया जाएगा, आगे खुद बहुत गिर जाएगा, गिरने के बाद जो है यहाँ पे नेवल नाफ बन जाएगा बच्चे का। प्लेसेंटा का मेन काम था उसकी प्रेगनेंसी को सस्टेन करना, जो हार्मोन्स है उनके जरिए से। अच्छा, उसके साथ डिस्कस करते हैं कि मिल्क जो है, मिल्क की जो प्रोडक्शन हुई अब वो कैसे होगी, मिल्क की प्रोडक्शन कैसे होगी। ये जो बर्थ हो रही है इसके लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, ऑक्सीटोसिन। एग्जैक्टली ऑक्सीटोसिन की जरूरत होती है। ऑक्सीटोसिन निकला है ऑक्सीटोसूरिया से। ऑक्सीटोसूरिया कहते हैं डिलीवरी को। कहते हैं कि जो बेबी हेड होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि बेबी हेड ये रबिंग कर रहा है मसल्स के साथ, तो ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन हुई। ऑक्सीटोसिन एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए से प्रोस्टाग्लैंडिन तो जो रिवर्स पेरिस्टाल से जो डाउनवर्ड आ रही है उसको रिवर्ट करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन है। और प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन है। दे मे इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, दे मे डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, दे मे कॉज फीवर एंड दे मे इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामिन। वो तो एक लोकल हार्मोन है, उसके मुताबिक फंक्शन चेंज होते रहते हैं। बाकी उसकी नरिशमेंट के लिए यूज होते हैं, उसका खुराक बन जाते हैं। एम्ब्रियो जो बन गई है उसका वो नरिशमेंट बन जाते हैं। अच्छा लिसन, ऑक्सीटोसिन जो है जब इसकी डिलीवरी होती है तो उस वक्त स्टार्ट क्या करेगा, मिल्क इंजेक्शन होगी। अब मिल्क इंजेक्शन को जो स्टार्ट में प्रोड्यूस हुई दैट्स कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम। ये थिक फ्लूइड सा होता है, पशु में जो गाय बेंस का जो होता है उसको वार्ग कहते हैं, वार्ग। ये वही चीज होता है इनिशियली दैट्स फुल ऑफ एंटीबॉडीज। बेबी को 2 साल तक ये कंटिन्यूसली दूध पिलाया जाता है, 2 ईयर्स तक। इसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है। लेकिन 2 साल तक मेंटेन कौन करेगा, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन विच इज आल्सो कॉल्ड एज लैक्टोजन भी कहते हैं। ये उसको मेंटेन करेगा आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद उसको मेंटेन करेगा। नाउ अब यहां पे मिल्क की प्रोडक्शन की बात है। एक होती है ब्रेस्ट फीडिंग, एक होती है बॉटल फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का सिर्फ एक ही नुकसान है कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर का होना जरूरी है।
बाकी सारे फायदे मीन्स के प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स होती है, प्रॉपर टेम्परेचर उसका मेंटेन होता है, प्रॉपर पीएच उसका होता है। इसके अलावा जो है वो एलर्जी नहीं कॉज कर रहा होता। सो ये सारी चीजें, लेकिन बॉटल फीडल का एक ही फायदा है कि माँ के बगैर भी दूध पिलाया जा सकता है। बाकी सारे नुकसान हैं, कंटेमिनेशन होती है इसमें। इसके अलावा एलर्जी हो सकती है, एपेटाइट, डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा जो इसका प्रॉपर फार्मूला नहीं होता, इसके अलावा जो है टेम्परेचर इसका ऑप्टिमम नहीं होता, इसके अलावा जो है पीएच मेंटेन नहीं होता, ये सारे नुकसान होते हैं। सो ये एक जनरल सा टॉपिक है, फिर आप उसको रीड आउट कर लें। लास्ट टॉपिक रह गया है इसमें, यो मिनट, अच्छा डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर वो इंशाल्लाह कल फिर पढ़ लेंगे, फिर आप लोगों का ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा।